कुछ पदार्थों की अधिकता के कारण भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर एक दो नाम उदाहरण लिख दिया हूं, जैसे कि हार्ट संबंधी रोग, हार्ट संबंधी रोग, ठीक है। तो मान लो किसी व्यक्ति में हार्ट संबंधी डिसीज है, तो क्या हमारे शरीर में आएगा? वो नहीं आएगा। किडनी संबंधी डिसीज, मान लो किसी में कहना चाहिए किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कहना चाहिए कुछ सिंड्रोम हो गया है, तो वो किडनी संबंधी रोग केवल उस व्यक्ति में ही रहेगा, हमारे शरीर में ट्रांसमिशन नहीं होगा। क्लियर? किसी व्यक्ति में लीवर संबंधी रोग है, मतलब हिपेटाइटिस है, क्या है? हिपेटाइटिस ए बी सी कुछ भी हो, तो वह हिपेटाइटिस रोग उस व्यक्ति के शरीर में ही रहेगा, हमारे शरीर में नहीं आएगा। पेनक्रियास संबंधी रोग, मान लो पेनक्रियास में कहना चाहिए इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण होता है, पेनक्रियास मान लो कहना चाहिए प्रभावित होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण क्या होता है? कम होता है, और इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज मेलिटस। तो एक व्यक्ति में डायबिटीज हुआ है, तो हमारे शरीर में ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर? मान लो किसी व्यक्ति में कहना चाहिए कैंसर, किसी व्यक्ति में क्या है? कैंसर है, तो हमारे शरीर में फैल सकता है क्या? नहीं फैल सकता है। किसी व्यक्ति में आर्थराइटिस है, गाउट है, वो भी हमारे शरीर में नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण आपको देना पड़ेगा जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, इसको कहना चाहिए हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। और जो एक दूसरे से फैलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। इसी का कहना चाहिए हमारे 12वीं की सिलेबस में अध्ययन किया गया है, ठीक है, क्योंकि कहने की ये सब तो अध्ययन तो 11वीं में है, जहां पर हम लोग जिस तंत्र को अध्ययन करते हैं वहां पर उससे संबंधित उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब रोग को तो हम लोग जनरली तौर पर जानते हैं, हार्ट संबंधी कोई भी रोग है, लिवर संबंधी रोग है, किडनी संबंधी रोग है, ब्रेन संबंधी रोग है, कैंसर संबंधी रोग है, पेनक्रियास संबंधी रोग है, लंग्स संबंधी रोग है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड रोग है। क्लियर? और उसके बाद जो पहला है जन्मजात, ये तो जेनेटिक डिसीज है, इन सब का अध्ययन हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिए हैं। तो ये जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज नामक जो चैप्टर है, इसमें आगे चलकर इन पांचों को कहने के लिए क्या की गई है? अध्ययन की गई है। तो आगे हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? इसी का अध्ययन करेंगे। मतलब पहले प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का अध्ययन करेंगे, उसके बाद कृमि से होने वाले रोग का अध्ययन करेंगे, फिर बैक्टीरिया से होने वाले रोग का अध्ययन करेंगे, फिर वायरस से होने वाले रोग का अध्ययन करेंगे, फिर फंजाई से होने वाले रोगों का क्या करेंगे? हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लियर? ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और एक प्रकार से इंटरेस्टिंग भी है। बायोलॉजी का प्रत्येक चैप्टर यदि आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। यदि आप कहना चाहिए इसको थोड़ा बोझ लेकर पढ़ेंगे तो आपको ये क्या लगेगा? ये कठिन लगेगा। क्लियर? जैसे मैं उदाहरण देकर आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले मैं ऑनलाइन जब क्लास शुरू किया तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से शुरू किया था, मानव प्रजनन। तो क्या मानव प्रजनन का जो चैप्टर है इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? बहुत कहना चाहिए इंटरेस्टिंग का चैप्टर है। उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, विशेष रूप से उसमें कहना चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन किया गया है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद कहना चाहिए पादप में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो कहना चाहिए जो पुष्पी पादप है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्योंकि आप जंतु को रिप्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग लेंगे तो पौधे में जनन कैसे होता है उसको भी आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद एक और चैप्टर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जनन स्वास्थ्य, मतलब प्रसव के बाद जो विभिन्न प्रकार की समस्या आती है उनसे संबंधित वो चैप्टर है। उसमें तो टेस्ट ट्यूब बेबी का भी अध्ययन किया गया है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एम्नियोसेंटेसिस भी है उसमें, वेसेक्टोमी भी है, ट्यूबेक्टोमी भी है उसमें, बर्थ कंट्रोल भी है उसमें, और विशेष रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी का कहने से मैं आप लोगों को 5 प्रकार का अध्ययन कराया हूँ, वो भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जो 5th और 6th चैप्टर है ये तो टोटल कहना चाहिए जेनेटिक्स पर आधारित है। मेंडल लॉ से शुरू करते हैं,
क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, इनसे होने वाले जेनेटिक डिसीज क्या है। उसके बाद जो अगला चैप्टर था मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था, वो तो और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हमको किसका अध्ययन करना है, डीएनए का अध्ययन करना है, आरएनए का अध्ययन करना है, इसके प्रकार का अध्ययन करना है, रेप्लिकेशन का अध्ययन करना है, प्रोटीन सिंथेसिस का अध्ययन करना है, जेनेटिक कोड का अध्ययन करना है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस एक बहुत ही जटिल है, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लियर। लास्ट में कहना चाहिए हम लोग जीन एक्सप्रेशन पढ़े थे, ह्यूमन जीनोम भी पढ़े थे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी पढ़े थे। क्लियर। तो ये कहना चाहिए, बहुत ही कहना चाहिए क्या है, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लियर। तो यहां पर हम लोग आगे चलकर ये जो 5 कारक है, इनसे होने वाले रोगों का हम लोग क्या करेंगे, विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। क्लियर। क्योंकि पाठ्यक्रम में इसी का कहना चाहिए विस्तृत अध्ययन किया गया है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को पढ़ाता हूं प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों का अध्ययन। ठीक है। यहां पर हम लोग अध्ययन करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। आपके जो पाठ्यक्रम है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज, रोगों का संक्रमण या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसमिशन होती है। ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है। ट्रांसमिशन 2 प्रकार से हो सकता है। पहला क्या है, डायरेक्ट, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट। रोगों का ट्रांसमिशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट में कैसे होगा, जब एक ही परिवार के परिवार में जैसे 5-7 हैं, तो एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ सोते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो इनका डायरेक्ट संक्रमण हो जाएगा। चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे कृमि हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरल हो, चाहे कवक हो, ये संक्रामित रोग है, कम्युनिकेबल डिसीज है। तो एक ही घर के अंदर इन रोगों का ट्रांसमिशन कैसे होगा, डायरेक्ट होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। क्लियर। क्योंकि एक ही घर में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक घर के व्यक्ति दूसरे घर में कैसे फैलाएंगे, एक गांव के व्यक्ति दूसरे गांव में कैसे फैलाएंगे, तो वो इनडायरेक्ट होता है। इसके लिए कुछ वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, कुछ वाहक की आवश्यकता पड़ती है। ये जो वेक्टर कीट हो सकते हैं, कोई एनिमल हो सकते हैं, या फिर मानव ही हो सकते हैं। मतलब हमारे द्वारा भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या फिर कीटों द्वारा पहुंच सकता है, या फिर घरेलू मक्खी द्वारा पहुंच सकता है, या फिर दूषित खाना से पहुंच सकता है, या फिर दूसरे एनिमल से भी पहुंच सकता है। तब इसको कहना चाहिए क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। कई बार तो कहना चाहिए इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के माध्यम से पूरे उस गांव में, पूरे उस क्षेत्र में फैल जाती है, तब इसको क्या कहा जाता है, महामारी कहा जाता है। क्लियर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे आज प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। हमारे पाठ्यक्रम में प्रोटोजोआ से केवल 2 रोग का अध्ययन किया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रोटोजोआ से होने वाले कम से कम 6-7 रोगों का अध्ययन कराऊंगा, क्योंकि आप केवल 12वीं पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप केवल 12वीं पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रोटोजोआ से होने वाले केवल 2 रोगों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वही है। एक है मलेरिया और दूसरा है डिसेंट्री। एक है मलेरिया और दूसरा है डिसेंट्री। लेकिन यदि आप नीट का तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप पीएचडी का तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी कंपटीशन परीक्षा तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ अन्य रोगों का भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटोजोआ से केवल 2 रोग नहीं होता है, 10 से अधिक रोग होता है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर
5-7 रोगों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट अध्ययन करेंगे, ये ज्यादा विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इनसे होने वाले पहला रोग बता रहा हूं मैं, मलेरिया। दूसरा है डिसेंट्री, इसको हिंदी में कहा जाता है पेचिस, इंग्लिश में कहा जाता है अमीबियासिस। क्या कहा जाता है? अमीबियासिस, मतलब एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से बना हुआ है। डिसेंट्री कहिए चाहे अमीबियासिस। उसके बाद है पायरिया, आगे है डायरिया, आगे है निद्रा रोग, ऑप्टिकल स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। छठवा है काला आजार, सातवां है ट्राइकोमोनियसिस, ये कहना चाहिए प्रोटोजोआ से होने वाले क्या है। यहाँ पर 6-7 रोगों को मैं नाम यहाँ पर लिख दिया हूं। एक मुख्य रूप से इतने रोगों का अध्ययन करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट मलेरिया। मलेरिया के बारे में आपके पुस्तक में विस्तृत अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मलेरिया के बारे में बता रहा हूँ। वैसे मलेरिया से हम सभी परिचित हैं। ठीक है जी, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तृत बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपके नीट में आने लायक जानकारी है। क्लियर? मलेरिया रोग किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमको पहले से पता है कि मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। ये किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? मतलब वेक्टर का कार्य कौन करता है? मादा एनाफिलिस करता है। ये भी हमको पहले से पता है। क्लियर? मादा एनाफिलिस से होगा, नर से नहीं फैलेगा, क्योंकि नर में कहना चाहिए एक जो काटने वाला आर्गन होता है ब्लेडर, वो नर में नहीं होती है, जिसके कारण वो फैलाने का कार्य नहीं कर सकता है। ब्लेडर आर्गन केवल मादा में पाई जाती है। ठीक है जी। एक बार नीट में पूछा गया था कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम से होता है, इसको सबसे पहली बार किस साइंटिस्ट ने बताया था? तो इसको सबसे पहली बार किस साइंटिस्ट ने बताया था? लेवरान नामक साइंटिस्ट ने। लेवरान नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार बताया था कि कहना चाहिए मलेरिया रोग किससे होती है? प्लाज्मोडियम से होती है। क्लियर? आगे चलकर 1896 में, आगे चलकर 1896 में रोनाल्ड रॉस नामक साइंटिस्ट है। रोनाल्ड नामक साइंटिस्ट ने प्लाज्मोडियम के यू साइट को, प्लाज्मोडियम के oocyte को किसके शरीर में देखा था? मादा एनाफिलिस के शरीर में देखा, और इस कार्य के लिए उसको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो लेवरान ने यह बताया कि मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। लेकिन रोनाल्ड रॉस ने क्या का खोज किया था? प्लाज्मोडियम के जो oocyte होते हैं, मतलब एक प्रकार से अंडाणु ही है, उसको किसके शरीर में खोज किया था? मादा एनाफिलिस के शरीर में खोज किया था, जिससे आगे चलकर यह सिद्ध हुआ कि मादा एनाफिलिस ही इस रोग को क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है। मादा एनाफिलिस से होता नहीं है। मादा एनाफिलिस एक वेक्टर है जो फैलाने का कार्य करता है। क्लियर? ये जो रोग है
विश्व के प्रत्येक भाग में पाया जाता है, लेकिन ये विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है? गर्म क्षेत्र में पाया जाता है, भूमध्य क्षेत्र या गर्म क्षेत्र में पाया जाता है। हमारे देश में रोग कब पाई जाती है? वर्षा के दिनों में पाई जाती है, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बीच बहुतायत में पाया जाता है। लेकिन ये आजकल ये रोग लगभग समाप्ति की ओर है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले अधिकांश लोगों की मृत्यु किससे होती है? मलेरिया से होती है। लेकिन ये रोग कहने के आजकल निर्मूलन हो गया है, मतलब ये समाप्ति की ओर है। क्लियर? ये जो मलेरिया रोग है ये होता है प्लाज्मोडियम से। तो प्लाज्मोडियम की 4 प्रजाति होती है। प्लाज्मोडियम की कितनी प्रजाति होती है? 4 प्रजाति होती है। 4 प्रजाति मैं नाम लिख रहा हूं, ठीक है। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओएल, चौथा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये बहुत ही कहना चाहिए डेंजर होता है, ठीक है। आगे बताता हूं इसको। प्लाज्मोडियम की कितनी प्रजाति होती है? 4 प्रजाति होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओएल और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये जो 4 प्रजाति है, जिसमें से कहना चाहिए, एक मैं पुस्तक में पढ़ा था, भारत में केवल 2 प्रजाति पाई जाती है, वाइवेक्स और फैल्सीफेरम ही कहना चाहिए भारत में पाई जाती है। ये दोनों प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है। जनरली तौर पर जितना भी कहना चाहिए जो मलेरिया होता है, उसमें से कहना चाहिए 75% मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। मतलब ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, ये सामान्य रूप से होती है। और कहना चाहिए उसके बाद क्लोराइन या क्लोरोक्विन या फिर रेपिडर के इंजेक्शन लेने से जनरली तौर पर क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। क्लियर? ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, ये बहुत ही कहना चाहिए मलेरिया में एक खतरनाक मलेरिया है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन मलेरिया या फिर मेलिग्नेंट मलेरिया कहा जाता है। घातक मलेरिया या फिर ब्रेन मलेरिया या फिर मेलिग्नेंट मलेरिया कहा जाता है, ठीक है। इसमें विशेष रूप से कहना चाहिए हीमोजोइन नामक विषैले पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। और ये सीधे कहना चाहिए किसको अटैक करता है? ब्रेन के सेरेब्रो स्पाइनल फ्लड को अटैक करता है, जिसके कारण इसको ब्रेन मलेरिया भी इसको कहा जाता है। क्लियर? ये जो मलेरियाई है और ओएल है, ये भी जनरली तौर पर वाइवेक्स के ही समान होता है, ठीक है। इसमें से जो वाइवेक्स है, मलेरियाई है, ओएल है और फैल्सीफेरम, इसमें से इसको केवल हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्थक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्थक। और इन तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शियरी। इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, ये कौन सी मलेरिया होती है? चतुर्थक मलेरिया है। क्वार्टन मतलब चतुर्थक मलेरिया है। और उसके बाद कहने से ये तीनों, ये क्या है? टर्शियरी मतलब तृतीयक मलेरिया है। ये तृतीयक मलेरिया, ये चतुर्थक मलेरिया क्या है? तृतीयक मलेरिया या टर्शियरी मलेरिया का अर्थ होता है ये 48 घंटे बाद सक्रिय होती है। जैसे कि मान लो कहना चाहिए मेरे को मलेरिया हो गया, तो मैं कहना चाहिए मैं कुछ डिसीज लेता हूँ, कुछ कहना चाहिए मेडिकल लेता हूँ, या तो टेबलेट के रूप में या कैप्सूल के रूप में या इंजेक्शन के रूप में, ठीक है। तो इन मेडिसिन को लेने के बाद वो लगभग कहना चाहिए 2 दिन तक शांत रहती है, 48 घंटे तक। 48 घंटे बाद पुनः ये उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये 48 घंटे बाद पुनः उत्पन्न होती है। तो इन तीनों को क्या कहा जाता है?
तृतीया 48 मतलब तीसरे दिन में उत्पन्न होती है, तब इसको क्या कहा जाता है? तृतीया मलेरिया कहा जाता है। क्लियर? और ये जो चतुर्थक है ये 72 घंटे के बाद मतलब चौथी दिन में पुनः उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? क्वार्टर या फिर चतुर्थक मलेरिया कहा जाता है। क्लियर? ये जो कहना चाहिए प्लाज्मोडियम है, ये किसके माउथ में पाई जाती है? मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उनके माउथ के सलेवरी ग्लैंड में पाई जाती है। अभी मान लो कहना चाहिए मैं स्वस्थ हूं, मतलब मुझे मलेरिया नहीं है, तो ये कहना चाहिए मादा एनाफिलीज मच्छर जिनके सलेवरी ग्लैंड में क्या है? प्लाज्मोडियम है। यदि वह मच्छर मेरे को क्या करती है? काटती है। ठीक है, जब वो काटती है तो ब्लड को चूसती है, लेकिन उससे पहले उनके सलेवरी ग्लैंड में जो प्लाज्मोडियम था उसको मेरे शरीर में क्या करा देगा? वो प्रविष्ट करा देगा। तो मेरे शरीर में कहना चाहिए क्या आ गया? प्लाज्मोडियम आ गया। तो तुरंत मुझे कहना चाहिए मलेरिया का लक्षण दिखाई नहीं देगा। जो प्लाज्मोडियम मेरे शरीर में आया वो पहले आरबीसी में आएगा, और केवल एक नहीं होता है, वो हजारों की संख्या में होता है, क्योंकि ये सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो मेरे शरीर में कहना चाहिए 100 से अधिक है। 100 से क्या है? अधिक है। उसमें से कुछ नर है और कुछ मादा है, एक दूसरे से प्रजनन करेंगे और अपनी संख्या को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तब इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है तब ये आरबीसी के बाद किसमें चली जाती है? लीवर सेल्स में चली जाती है, और लीवर सेल्स को क्या करती है? अटैक करती है। तो कई बार इसको नीट में पूछा जाता है, मतलब मलेरिया रोग में जो प्लाज्मोडियम होता है हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन को प्रभावित करता है? तो सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस, फिर आगे चलकर लीवर को। ठीक है, अब इनकी संख्या कहना चाहिए असंख्य हो जाती है, और ये हमारे शरीर में आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आरबीसी में क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन पाई जाती है। उसका ये क्या कर देता है? अपघटन कर देता है। हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। इसका अपघटन करता है तो हमारे शरीर में कहना चाहिए किसका निर्माण होता है? हीमोजोइन नामक विषैले पदार्थ का निर्माण होता है। और जैसे ही हीमोजोइन नामक विषैले पदार्थ का निर्माण होगा, हमको क्या अनुभव होगा? ठंड के साथ मतलब कपकपी के साथ में बुखार आने लगता है। ठीक है, यदि ठंड के साथ में बुखार आने शुरू किया तो हमको थोड़ा सा यह अनुमान हो सकता है कि ये कौन सा डिसीज हो सकता है? मलेरिया रोग हो सकता है।